आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल कोचिंग में। हिंदी व्याकरण की MCQs की सीरीज में मैं आज आपके लिए 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। भी 25 प्रश्नों पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे और इससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उन पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रामायण का संधि विच्छेद है रामा प्लस अयन, राम प्लस अयन, रामा प्लस अयन या रामा प्लस यन। तो रामायण का सही संधि विच्छेद है राम प्लस अयन और ये आपकी व्यंजन संधि का उदाहरण है। पक्षी का पर्यायवाची है नम, मृगांक, उदक या अंडस। तो पक्षी का पर्यायवाची है अंडस। विश्व में कितने भाषा परिवार हैं? 14, 16, 18 या 20। तो विश्व में कुल भाषा परिवार हैं 18 और इनमें से 4 भाषा परिवार हैं जिन्हें भारत में बोला जाता है और सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला भारत में भाषा परिवार है भारोपीय भाषा परिवार। अगला प्रश्न है, 2 वर्णों के मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? समास, संधि, विग्रह या कारक। तो 2 वर्णों के मेल से शब्द में जो भी परिवर्तन होता है उसे कहते हैं संधि। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन होना। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण में संधि होकर शब्द में जो भी परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहा जाता है। और 2 शब्दों के मेल से या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे कहते हैं समास। और विग्रह होता है तोड़ना। कारक होता है जो वाक्य के सभी पदों में आपस में संबंध बताते हैं, वही शब्द आपके कारक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा को भारतीय संविधान द्वारा कब राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त हुआ था? 14 सितंबर 1949 ईस्वी। कौन से आर्टिकल में? 343 में, 342 में, 344 आर्टिकल में या 340। 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। किस आर्टिकल में ये वर्णित है आपका? ये वर्णित है आपका आर्टिकल 343 में, ठीक है। आर्टिकल 343 से 351 आपकी भाषा से संबंधित ही हैं, लेकिन भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त हुए से आर्टिकल 343 में इस चीज़ का इसमें वर्णन है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द शुद्ध है? पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना या पढ़ना। तो शुद्ध शब्द है आपका पढ़ना। इन दोनों में सिर्फ आपकी एक नुक्ता का अंतर है, ठीक है। यही नुक्ता के अंतर आपका शब्द यहाँ अशुद्ध हो गया है। और ये जिस भी शब्द वर्ण के नीचे नुक्ता लगा होता है आपके द्विगुण वर्ण होते हैं और द्विगुण वर्ण होते हैं ड और ढ। और याद रखें कि इनका प्रयोग कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं होता है, या तो ये शब्द के मध्य में प्रयोग होते हैं या फिर शब्द के अंत में। अगला प्रश्न है, महान का विलोम शब्द है। तो महान का विलोम शब्द होगा क्षुद्र। महान होता है ऊंचा और क्षुद्र होता है नीचा। कठिन का विलोम शब्द आसान। बुद्धिमान का विलोम शब्द होता है मूर्ख और अपमान का विलोम शब्द होता है मान। अगला प्रश्न है, निम्न में से ऊष्म वर्ण कौन सा है? क, ल, श या म। ऊष्म वर्ण होता है आपका श। क और म आपके स्पर्श व्यंजन है और ल है आपका यंतस्थ व्यंजन, ठीक है। क आपका स्पर्श व्यंजन है, ल आपका अंतस्थ व्यंजन है और म आपका स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन में आते हैं आपके क से म तक, ठीक है। क से म तक जो 5 वर्ग होते हैं या 25 वर्ण होते हैं वे आपके अंतस्थ व्यंजन में आते हैं, स्पर्श व्यंजन में आते हैं। और अंतस्थ व्यंजन में आते हैं आपका य, र, ल और व 4 वर्ण। और ऊष्म व्यंजन में आते हैं श, स, स और ह। ये 4 वर्ण आते हैं आपके ऊष्म व्यंजन में। अगला प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार हैं 8। वाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, ठीक है। ये 8 प्रकार हैं आपके अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य।
अगला प्रश्न है वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। तो वाक्यों का वर्गीकरण किया जाता है 2 प्रकार से। पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। ये दोनों ही वाक्य का 2 भेद हैं। वाक्यों के भेद पूछे जाए या वाक्यों का वर्गीकरण पूछा जाए तो 2 ही होता है, ठीक है। एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अगला प्रश्न है मोहन वहां जा रहा है, ये किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है। सबसे पहले तो आपका क्रिया विशेषण होता क्या है, ठीक है। क्रिया विशेषण शब्द वे शब्द होते हैं जो क्रिया शब्द की विशेषता को बताते हैं। और क्रिया विशेषण के होते हैं आपके 5 भेद। कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण तथा प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक, काल का अर्थ होता है समय, अर्थात ये क्रिया के समय को बताते हैं। रीतिवाचक, रीति का अर्थ होता है प्रकार या तरीका, तो ये क्रिया के होने के रीति के बारे में, उसके तरीके के बारे में बताते हैं। स्थानवाचक जगह और परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं वो क्रिया की मात्रा को बताते हैं कि कम क्रिया हुई, ज़्यादा क्रिया हुई, थोड़ी हुई, लगभग हुई, ठीक है। तो ये क्रिया की मात्रा को बताते हैं। ये दिया हुआ है मोहन वहां जा रहा है। मोहन कहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, वहां जा रहा है अर्थात वो किसी जगह जा रहा है। तो ये किस चीज़ का बोधक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का ये उदाहरण है। अर्थात इस वाक्य में वहां शब्द के द्वारा हमें किसी स्थान के बारे में पता चला है कि किसी स्थान के बारे में बात की जा रही है। अगला प्रश्न है गवैया में प्रत्यय हैं। सबसे पहले प्रत्यय होते क्या हैं। प्रत्यय होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है। प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं, शब्द के अंत में। और प्रत्यय को छांटने की पहचान है कि जब भी हमने किसी शब्द से प्रत्यय छांटना है तो उससे पहले वाला शब्द आपका एक पूरा शब्द होना चाहिए या फिर कोई ना कोई वो सेंस देता हो। गवैया में प्रत्यय है अय्या, या, क्या या आ। तो गवैया शब्द में आपका प्रत्यय है अय्या। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द होते हैं हिंदी भाषा के शब्द। औष्ठ, सत्य, काष्ठ या अंगूठा। तद्भव शब्द है आपका अंगूठा शब्द। अगर ये तत्सम शब्द की पहचान होती है कि इसमें जितने भी आपके श होते हैं वो सभी आते हैं तत्सम में। जो आधा वर्ण होता है वो भी आपका तत्सम शब्दों की पहचान है। और जो अनुस्वार होता है वो तत्सम होता है, चंद्र बिंदु होता है आपका। ये तद्भव नियम है आपका तत्सम तद्भव पहचानने के। तो यहाँ नियम के अनुसार हम आसानी से पहचान सकते हैं। यहाँ चंद्र बिंदु है तो इसलिए यही आपका तद्भव शब्द है। अगला शब्द है प्रत्युपकार का संधि विच्छेद है। प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस युपकार या प्र प्लस तयुपकार। तो सही संधि विच्छेद होगा इसका प्रति प्लस उपकार। ये आपके यण संधि का भेद है जिसमें ई आपका य में परिवर्तित होता है। फ वर्ण का उच्चारण स्थान है। फ इसका उच्चारण करते इसमें कौन सी भागेंद्री का प्रयोग हो रहा है, तो ओष्ठ हो रहा है, ठीक है। और फ कैसा वर्ण है, ओष्ठ्य वर्ण। पिछली वीडियो में मैंने आपके 5 वर्ग से रिलेटेड जितने भी आपके जो उच्चारण स्थान थे उसके बारे में बताया था कि ओष्ठ में आपके कौन कौन से वर्ण आते हैं, उ और पूरा पवर्ग। इसके लिए मैंने आपको एक शब्द बताया था उप। उ से आपके उ दोनों स्वर आ जाते हैं और प से पवर्ग आ जाता है। दंते वर्ण के लिए मैंने आपको बताया था तस, जिसमें त्वर्ग और स आ जाता है। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में केवल आपका एक ही वर्ण आता है व। और तालव्य वर्ण में वर्ण आते हैं आपके ईचश, ई दोनों स्वर, च्वर्ग, य और श। ये सारे वर्ण आते हैं आपके तालव्य वर्णों में। और मूर्धन्य वर्णों के लिए बताया था मैंने आपको रीटश, री, ट्वर्ग और स, षटकोण वाला। अगला प्रश्न है उच्चारण की दृष्टि से वर्ण के कितने भेद हैं। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। अगला प्रश्न है दूध का पर्यायवाची है क्षीर, पयोधी, पय या देह। तो दूध का पर्यायवाची शब्द होता है पय। अगला प्रश्न है जल्दी कीजिए अन्यथा देर हो जाएगी। यह कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या उपरोक्त सभी। सरल वाक्य होते हैं जो हमें, जिसमें जो भी कहा जा रहा है वो हमें आसानी से समझ में आता है। और संयुक्त वाक्य होते हैं जिसमें 2 उपवाक्य या 2 वाक्य जो होते हैं योजक चिन्हों के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं।
और जो मिश्र वाक्य होते हैं उनका पहला वाक्य पढ़ने पर हमें कुछ और आगे जानने की जिज्ञासा रहती है, या फिर जो मिश्र वाक्य होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है, तो जल्दी चलिए अन्यथा देर हो जाएगी। तो पहला जो वाक्य है जल्दी चलिए, इससे हमें ये सुनकर हमें और आगे जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि आगे और क्या कहा जाएगा, कि जल्दी चलिए नहीं तो क्या हो जाएगा, है ना। तो जल्दी चलिए, इसके आगे और क्या जुड़ सकता है कि देर हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसा आपका कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में पहले वाक्य को पढ़ने पर हमें और आगे जानने की जिज्ञासा हमारे मन में उत्पन्न होती है। अगला वाक्य है प्रेरणार्थक युक्त वाक्य कौन सा है। प्रेरणार्थक वाक्य या प्रेरणार्थक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जिसमें कर्ता के द्वारा स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाया जाता है। तो यहाँ पर है आपके पास बालक पुस्तक पढ़ता है, माता काम करती है, बालक सोता है, माता नौकर से बच्चे को दूध पिलवाती है। तो इसमें कौन सा वाक्य है जिसमें कर्ता के द्वारा स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से करवाया जा रहा है। तो वो वाक्य है आपका डी, माता नौकर से बच्चे को दूध पिलवाती है, अर्थात माता स्वयं दूध ना पिलवाकर क्या कर रही है, नौकर को कह रही है कि बच्चे को दूध पिलाओ। अगला प्रश्न है संकर शब्द छांटिए। मुकदमा, रेलगाड़ी, चतुराई, आमदनी। तो इसमें संकर शब्द, सबसे पहले संकर शब्द होते क्या हैं। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं, वही शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। तो इसमें जो मुकदमा शब्द है वो आपका अरबी फारसी का है। चतुराई शब्द में आपके प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसमें कौन सा शब्द संकर शब्द है, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी शब्द दो शब्दों रेल और गाड़ी से मिलकर बना है, जिसमें रेल शब्द आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। तो अंग्रेजी और हिंदी भाषा के शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बना है रेलगाड़ी, वही आपका संकर शब्द है। अगला प्रश्न है परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है, उसके पास 12 केले हैं, वह दयालु है, रीना सुंदर है। तो परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, और इसमें किस वाक्य में आपको लग रहा है कि मात्रा बताई जा रही है। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण में आपने 3 शब्द याद रखने हैं, नाप, तोल और माप। ठीक है, 3 चीजें आपने याद रखनी है। इनसे रिलेटेड जितने भी वाक्य में आपको शब्द दिखाई देंगे वो होंगे आपके परिमाणवाचक विशेषण। जैसे नापते क्या हैं आप, जो लिक्विड चीज़ होती है लीटर में। तोल किसका करते हैं, जो केजी में होती है। और मेजरमेंट करते हैं जो आप मीटर में होती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके शब्द आएंगे वो आएंगे आपके परिमाणवाचक विशेषण में। इसका सही आपके पास आंसर है उसके पास 12 केले हैं। क्या आप दुकान जाते हैं तो फलों को एक एक करके मांगते हैं कि 1 सेब दीजिए, 1 केला दीजिए, क्योंकि इनकी एक आपकी इकाइयाँ होती है। जैसे सेब को आप केजी में लेते हैं, केले को आप डजन में लेते हैं। ठीक है, तो यही आपका इसका सही आंसर है परिमाणवाचक विशेषण का, उसके पास 12 केले हैं। सही उत्तर है इसका, उसके पास 12 केले हैं। अगला प्रश्न है स्वर्ण शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। स्वर्ण जिन भी शब्दों में आधे वर्ण होते हैं या ण होता है, ठीक है, नियम के अनुसार ये क्या होते हैं आपके तत्सम शब्द होते हैं। तो स्वर्ण किस प्रकार का शब्द है, तत्सम, और इसका तद्भव रूप होता है सोना। अगला प्रश्न है ए का उच्चारण स्थान है, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ या कंठ। ए का उच्चारण स्थान है कंठ तालु। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो कंठ और तालु दोनों से ये उच्चारित होता है। कंठोष्ठ वर्ण है ओ औ। ठीक है, कंठोष्ठ वर्ण है आपके ए और ओ और औ। दंतोष्ठ वर्ण है ब और कंठ्य वर्ण है अकह विसर्ग। और कंठ तालु वर्ण होते हैं ए और आई। लास्ट प्रश्न है री स्वर है, दीर्घ स्वर है, ह्रस्व स्वर है, प्लुत स्वर है या इनमें से कोई नहीं। दीर्घ का अर्थ होता है
ज़्यादा, और ह्रस्व का मीनिंग होता है कम। तो ह्रस्व स्वर जिनका उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है और दीर्घ स्वर जिनका उच्चारण करने में हमें ज़्यादा समय लगता है, और प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में हमें ह्रस्व से तिगुना समय लगता है। रीह स्वर है आपका ह्रस्व स्वर, इसका उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर में स्वर आते हैं आपके अ, ई, उ और री। ठीक है, 4 स्वर हैं हमारे ह्रस्व स्वर, और दीर्घ स्वर हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, और एक अंग्रेजी वर्ण है आपका अ। ये सभी वर्ण हैं दीर्घ स्वर, और अ, ई, उ, री हैं ये ह्रस्व स्वर। उम्मीद है आज जितने भी प्रश्न पर हमने चर्चा की वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।